कंसेप्ट कर लिया था अपना वर्क का। लेट्स डू एनर्जी। एनर्जी आपके पास में, देखो एनर्जी क्या है आपके पास में। हमने वर्क के बारे में किया, तो वर्क करने के लिए भी हमें एक सोर्स चाहिए, दैट इज एनर्जी आपके पास में। एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज of a body is defined as its capacity, as its capacity of doing work। कैपेसिटी बोलो या एबिलिटी बोलो, जो कैपेसिटी या एबिलिटी है काम करने की आपके पास में, वो होती है एनर्जी। जैसे वर्क आपके पास क्या था, स्केलर क्वांटिटी, ऐसे ही एनर्जी आपकी क्या होती है, दिस इज एन स्केलर क्वांटिटी आपके पास में। दैट मीन्स दिट हैज मैग्नीट्यूड ओनली बट नो डायरेक्शन। इसका अपना सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बट नो डायरेक्शन, अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती। सो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी? एनर्जी के डायमेंशंस क्या है? देखो एनर्जी क्या है, एबिलिटी ऑफ डूइंग, तो इसकी डायमेंशंस भी क्या हो जाएंगी, इसकी डायमेंशंस की भी वर्क के बराबर ही होती हैं आपके पास, दैट इज m1 l2 एंड t -2। ये अपनी इसकी डायमेंशंस हो जाती हैं आपके पास में। यूनिट की बात करें, सेम यूनिट एज वर्क होती है आपके पास में, इसकी SI यूनिट हो जाएगी हमारे पास में जूल। एंड CGS इज अर्ग। CGS क्या है आपके पास में, अर्ग। अब एनर्जी जो आपके पास में है ना, ये कई सारे फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकती है। जो हमारे पास एनर्जी है ये कई सारे फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। जो सबसे बेसिक आपके पास दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल जब हम बोल रहे हैं मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी की आपके पास। इसके अलावा एनर्जी आपके पास में जैसे साउंड एनर्जी के फॉर्म में होती है। एनर्जी इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लाइट के फॉर्म में है, और हीट के फॉर्म में है। ऐसे कई फॉर्म में आपके पास में एनर्जी जो है वो एग्जिस्ट करती है। ये हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल फॉर्म्स है जिन्हें हमें पढ़ना है। तो हम जो बात करेंगे ना, अभी हम बात करेंगे एनर्जी की काइनेटिक फॉर्म की। उससे पहले हम यूनिट्स की बात कर ले। देखो जो यूनिट्स आपके पास में एग्जिस्ट करती हैं, क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल करेंगे तब आएगी, आपके पास आता है अर्ग। अर्ग का सिंबल है स्मॉल ERG एंड दिस 1 अर्ग इज इक्वल्स टू 10⁻⁻7 जूल आपके पास में। सेकेंड आपके पास में आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हम कहते हैं EV। दिस इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल आपके पास। ऐसे आपके पास आएगा कैलोरी। सो CAL, कैलोरी इज CAL, दिस इज इक्वल्स टू 4.186 जूल। एंड किलोवाट, ये आपने पहले भी किया हुआ है, किलोवाट आवर, that is kWh। This is equals to 3.6 into 10⁻⁶ जूल। ये आपके बेसिक जो है वो एनर्जी के कन्वर्जन से जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब यहाँ काम होंगे। So let's first talk about kinetic energy. What is kinetic energy? कई बार पढ़ा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी किसके कारण प्रोसेस होती है भाई, मोशन के कारण। ये किसके कारण होती है, मोशन के कारण। सो दिस इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी, by virtue of its motion। भाई आपके पास में मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो उसके मोशन के कारण जो एनर्जी पोजेस होगी दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी आपके पास, राइट। मोशन कर रहा है मतलब कुछ वर्क डन कर रहा है, राइट। तो
तो हम क्या कह सकते हैं आपके पास में कि ऑब्जेक्ट ने जो वर्क डन करने के लिए एनर्जी एक्वायर करी है, या द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट इज मूविंग एन ऑब्जेक्ट। आप एक ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हो, मोशन करा रहे हो। कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट। भाई रेस्ट पे आने से पहले इज इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। भाई जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो उसके कारण जो आपके पास में एनर्जी प्रोग्रेस कर रहा है, मतलब जब वो मोशन कर रहा है तो उसने जो पोजीशन को चेंज किया और फिर वो वापस जब रेस्ट पे आ रहा है, उसके बीच में जो उसकी एनर्जी प्रोसेस हुई है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। राइट, चलिए बहुत अच्छी बात है, वो है उसकी काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला डिराइव करेंगे, पर उससे पहले समझ लीजिए दो चार चीजें। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। मतलब काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? दिस डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ अ बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। किस पर डिपेंड करेगी? मास ऑफ बॉडी पे एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी पे। दो चीजों पे डिपेंड करती है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है आपके पास? वो एनर्जी जो कि मोशन के कारण प्रोसेस हो रही है, दैट इज हाफ mv स्क्वायर। डेरिवेशन करेंगे हम, पर पहले अभी बेसिक समझो। तो ये किस पे डिपेंड करती है? मास और वेलोसिटी पे। किस पे डिपेंड करती है? मास और वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी पे आपके पास में, जैसे बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन। जब तक बुलेट आपके पास में गन में है, काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है। पर जैसे ही आपने उसको फायर किया तो उसने एक वेलोसिटी अटेन कर लिया आपके पास में, अब उसमें मोशन आ गया आपके पास में। ऐसे ही स्ट्रीम वाटर, स्टेगनेंट वाटर है, पानी एक जगह पे रुका हुआ है आपके पास में, तो कोई वेलोसिटी नहीं है, रेस्ट पे है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। पर जैसे ही वो स्ट्रीम झरना मूव करने लग गया, उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी आ गई। ऐसे ही एयर की काइनेटिक एनर्जी होती है, विंड की काइनेटिक एनर्जी होती है, दैट इज मूविंग एयर की काइनेटिक एनर्जी होती है आपके पास। समझ में आ गई बात? डायमेंशन की बात करें तो मैंने आपको बताया कि एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? वर्क के इक्विवेलेंट होती है। तो सेम अगर हम काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन निकालो, हाफ mv स्क्वायर होता है आपके पास में, हाफ कांस्टेंट है। m का क्या होगा आपके पास? m का m। वेलोसिटी क्या क्या हो जाएगा? m जीरो जीरो l1 t माइनस। वेलोसिटी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? चलो वो कर दो, t-1 और होल 2। तो ये क्या बन गया? ये बन गया m1 l2 और t -2। सेम वर्क की आपके पास डायमेंशन। तो इसकी डायमेंशन क्या है? वर्क की इक्विवेलेंट होती है, और एसआई यूनिट भी जो आपकी वर्क की होती है, वही एसआई यूनिट होती है आपके पास में, क्या? जूल। क्या होती है? जूल आपके पास। अब आपको बताया काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी आपके पास में, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव। ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है आपके पास। हाँ, जीरो हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी जीरो होगी तो जीरो हो जाएगी। तो ये जीरो हो सकती है आपके पास में, पर ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है आपके पास। समझ में आ रही है बात? इसके साथ ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है कि काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी की फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है आपके पास। समझो, मतलब वही समझा रही हूँ। जैसे एक ट्रेन है, देयर इज अ ट्रेन, अपनी छुक छुक गाड़ी है, ये ट्रेन है, इसमें एक बंदा बैठा हुआ है, उसका मास है m, ठीक है। लेट इट्स, ट्रेन का मास है m एंड दिस इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी? हाफ mv² आपके पास में है कि नहीं। वहीं पे अगर हम उस पर्सन की काइनेटिक एनर्जी की बात करें आपके पास, उस पर्सन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। पर्सन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपके पास में? 0। क्यों? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रेन इज रेफरेंस टू सरफेस विद रेफरेंस टू अर्थ, कि वो मूव कर रहा है। पर काइनेटिक एनर्जी पर्सन विद रेफरेंस टू ट्रेन क्या होगी? 0, क्योंकि पर्सन तो मूव नहीं कर रहा ना आपके पास में, उसमें बैठा हो रखा है आपके पास। दैट इज काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। किस पे डिपेंड करेगी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यस। एक क्वेश्चन करते हैं, कहता है इन अ बैलिस्टिक्स अप्रोच या इन अ बैलिस्टिक्स डेमोन्स्ट्रेशन a police officer fires a bullet of mass 50 gram with speed 200 meter per second on soft plywood of thickness 2 centimeter. The bullet emerges with only 10% of its initial kinetic energy. कहते हैं what is the emergent speed? What is the emergent speed of the bullet? ट्राई करना चाहेंगी? जल्दी बता। मास दिया हुआ है तो बुलेट का पहले वो गिवन लिख लेंगे सर। कितना दिया है? 50 ग्राम। मास इज गिवन एज 50 ग्राम। ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दो, 0.05 केजी। स्पीड दी हुई है 200 मीटर। इनिशियल है 200 मीटर पर सेकेंड। फिर प्लाईवुड की थिकनेस है 2 सेंटीमीटर। हाँ। बुलेट है प्रोसेस with only 10% of its initial kinetic energy. 10% of दैट मीन्स कोई एक प्लाईवुड है भाई, ये आपके पास में एक बुलेट को फायर किया, इनिशियली 200 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, जिसके कारण इसकी अपनी खुद की काइनेटिक एनर्जी होगी। जैसे ही ये बुलेट इसमें हिट करती है, कहता है इसकी एनर्जी जो है वो क्या हो गई? अगर यहाँ के है तो ये एनर्जी हो जाती है 10% ऑफ के। हर केस में इस केस में कह रहा है 10% ऑफ के हो जाती है, कि इस लकड़ी को चीरते हुए जब वो निकल रही है उसकी कितनी है? 10%। कहता है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, ये निकालो। दैट मीन्स पहले हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी व्हाट? हाफ nu², मतलब हाफ इंटू 0.05 इंटू क्या हो जाएगा? 200 का स्क्वायर, है कि नहीं? 5×10 हो जाएगा, ये कटेगा 100 आ जाएगा, फिर 1000 हो जाएगा। दिस विल बी 1000 जूल। अब कह रहा है फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? इमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट का मतलब है जब उस प्लाईवुड से इमर्ज होगा, इमर्ज क्या होता है? बाहर निकलना।
भूल गई, रिफ्रैक्शन में इमर्जेंट रे क्या होती थी? यार तो बाहर निकलना, जब वो उसको चीर के बाहर निकल रही है तो वेलोसिटी क्या है वो बता। तो हमें पता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी व्हाट, 10% ऑफ 1000 जूल। तो दिस विल बी 10 into 1000 अपॉन 100, मतलब कितनी, 100 जूल। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ, m तो वही रहेगा 0.05, वेलोसिटी फाइनल वाली निकालनी है किसके बराबर, 1000, सॉल्व हो जाएगा। 100 के बराबर निकालेंगे। लाउडर, 100 के बराबर। हाँ 100 लिखा तो मैंने, 100 ही है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। चलो अब हम निकालते हैं इसकी डेरिवेशन। मान लेते हैं सपोज a body is initially at rest, initially at rest, भाई एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, इनिशियली वो पॉइंट ए पे है एट रेस्ट, ओके, एंड फोर्स F is applied on the body। कहते हैं एक फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं हम इस पे, जिसके कारण ये बॉडी एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है ds, ठीक है, ड्यू टू विच the body does a displacement ds, same direction मान, along the direction of force। कहते हैं फोर्स के डायरेक्शन में ही आपके पास में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट पहुंच गया यहाँ पे से पॉइंट बी, फोर्स इस तरफ लग रहा है आपके पास, तो इसी तरफ, या इसकी वेलोसिटी मान लो यहाँ पे, ठीक है। सो व्हाट विल बी dw, स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन विल बी F डॉट ds। अच्छा व्हाट विल बी थीटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, वो 180 बना। ऐसा है, फोर्स यहाँ है तो डिस्प्लेसमेंट वहां है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या आ गया, 0 डिग्री। सो वी कैन राइट दिस F ds cos 0 डिग्री, cos 0 is 1। दैट मीन्स जो आपका स्मॉल चेंज इन वर्क है वो क्या हो गया, F ds, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, Newton's second law of motion, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, F इक्वल्स टू ma, हाँ है ना, फोर्स ma है, दैट मीन्स अगर मैं इसको 1 में पुट कर दूं, सब्स्टिट्यूटिंग इन 1, so dw becomes, F की जगह क्या आ जाएगा, ma ds। ये चीज क्लियर है। अब जो आपको एक बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया था इनिशियली थर्ड चैप्टर में, जब आपको मोशन समझाया, वेलोसिटी इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो वेलोसिटी इज ds by dt, acceleration is change in velocity with respect to dv time, by dv by, dt। याद आया। अब हमारे पास देखो क्या है, हमारे पास है a और ds, एक्सेलरेशन में ds नहीं है पर एक्सेलरेशन में dv है, और ds है तो मतलब हमारे पास वेलोसिटी वाला टर्म है। तो हम क्या कर सकते हैं,
हम एक्सीलरेशन की जगह लिख सकते हैं dv बाई dt, ये बन जाता है dv बाई dt साथ में ds। नाउ व्हाट इज ds बाई dt? velocity, That is, you can write this as ds by dt, and ये ds by dt वाली टर्म क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी एक्सेलरेशन। क्या बन जाएगा? एक्सेलरेशन। आया ना? एक्सेलरेशन नहीं, वेलोसिटी। ये क्या बन जाएगा आपके पास में? वेलोसिटी। हाँ जी, इतनी चीज समझ में आ गई? अब देखो आपके पास क्या बन गया, dw इक्वल्स टू mv। हमने ऐसा क्यों किया? हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारे पास था एक्स मास, और आपके पास में मास है, और साथ में आपके पास है ds, मतलब इंटीग्रेटिंग वेरिएबल s होना चाहिए। पर हमारे पास मास है, मास में s नहीं आता, एक्सलेशन में s नहीं आता, तो इसीलिए हमने इंटीग्रेटिंग वेरिएबल लाने के लिए चेंज किया। क्योंकि इंटीग्रेशन होता है जो स्मॉल एलिमेंट को बिगर में चेंज करेगा। तो हमने निकाला स्मॉल वर्क डन, तो स्मॉल वर्क डन से हमें निकालना है वर्क डन, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास इधर तो dw है, पर इधर भी हमारे पास इंटीग्रेटिंग वेरिएबल आना चाहिए। तो उस इंटीग्रेटिंग वेरिएबल को लाने के लिए हमने सब्स्टिट्यूशन करके dv के फॉर्म में लेके आए। अब हमारे पास dv है और dv का इंटीग्रेटिंग वेरिएबल v है। अब मास तो बॉडी का कांस्टेंट ही होता है आपके पास में, तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आई बात? अब देखो इंटीग्रेशन क्या है, ऑलरेडी किया हुआ है। इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास? dx इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या है? x, तो ये हो जाता है x। इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1। समझ में आ रही है बात? इंटीग्रेशन ऑफ 2dx क्या हो जाएगा? 2 कांस्टेंट है आपके पास, बाहर ले सकते हो। क्या बन गया? इंटीग्रेशन ऑफ dx, dx का क्या होता है? x। समझ में आ गई बात? अब सेम चीज यहाँ करो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करते हैं क्योंकि हमें टोटल वर्क डन निकालना है। टोटल वर्क डन कब? टोटल वर्क डन ऑफ द बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू v। रेस्ट में वेलोसिटी u 0, जब वो b पॉइंट पे पहुंचा तो b पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो गई उसकी? v आपके पास में b पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो गई? v। तो u टू v वेलोसिटी क्या हो जाती है आपके पास में जब v, यहां तक निकालना है हमारे पास। सो वी हैव dw इक्वल्स टू m v dv। इंटीग्रेट करेंगे dw टू m कांस्टेंट है बाहर, v। अब देखो यहाँ dv है, तो वेलोसिटी इनिशियली क्या थी? 0। कहाँ पहुंच गई? हाँ, v कितनी हो गई? v। वर्क डन इनिशियली क्या था? 0। 0 से कहाँ पहुंच गया भाई? w। v कैसे होगा? v तो वेलोसिटी है। b बोला, v पे पहुंच के उसका वर्क डन क्या हो जाएगा? w मान लेते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? दिस विल बी w। dw का क्या होगा? w। ये है लिमिट्स, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। m v का क्या हो जाएगा? पावर क्या है? 1, 1+1 अपॉन 1+1, 0 टू v, मतलब बन गया dw। बॉक्स ब्रैकेट में लिखनी है जब तक आप लिमिट पुट नहीं करोगे। दिस विल बी v² अपॉन v², 0 टू v। आप करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वर्क डन किया है तो वर्क डन में लिमिट पुट हो जाएगी w माइनस 0। यहाँ पे वेलोसिटी की है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब v²/2 माइनस v² क्या हो जाएगा? 0।
इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। तो आपके पास क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि बाय वर्च्यू ऑफ मोशन ये प्रोड्यूस है। समझ में आ गई बात? सो काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, ये आपके पास 1/2 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ ये तो वेलोसिटी होता है। डेरिवेशन डेरिवेशन है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में डेरिवेशन क्वेश्चन के फॉर्म में कहाँ है? क्वेश्चन दे रहा था मैं। क्वेश्चन कहाँ है बेटा, डेरिवेशन है। समझ में आ गई बात? सो काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, हाफ mv स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से क्या पता चल गया हमें, इससे पता चल गया काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर आपके पास में। दैट इज अ हेवियर बॉडी and a body moving faster will produce कैसी एनर्जी, काइनेटिक तो होगी पर कैसी, ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। बॉडी हैवी है, उसके फास्टर मूव कर रही है, एंड वाइस वर्सा भी ट्रू होगा। हाँ है ना, वाइस वर्सा भी आपके पास में ट्रू होगा आपके पास में, कि अगर लाइटर होगी तो लाइटर करेगी। चलिए एक क्वेश्चन है, कहता है टॉय रॉकेट ऑफ मास 0.1 kg has a small fuel of mass 0.02 kg which it burns out in 3 seconds starting from rest on horizontal smooth track it gets a speed of 20 meter per second after the fuel is burnt out. कहते हैं what is the approximate thrust of rocket and what is the energy content per unit mass of fuel. बताओ, इधर ध्यान दो। देखो क्या दिया है आपके पास में, एक टॉय रॉकेट है, मास है 0.1 kg, इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि रेस्ट पे था, फिर ऊपर गया उसने कितनी वेलोसिटी अटेन करी, 20 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना है, 3 सेकेंड्स। अब हम बात करते हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट इज अपवर्ड फोर्स, कोई नहीं, थ्रस्ट क्या होता है आपके पास में, अपवर्ड फोर्स, दैट विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन। वेलोसिटी पता है तो एक्सेलरेशन को चेंज कर लेते हैं, v माइनस यू अपॉन टी आपके पास में, राइट। क्या बन जाएगा, v कितना है, सॉरी m कितना है, 0.1, ये हो जाएगा 20 माइनस 0 अपॉन टाइम कितना है, 3 सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपके पास 2/3 न्यूटन, है कि नहीं। तो व्हाट इज दिस, दिस इज थ्रस्ट। ये क्या आपके पास में, थ्रस्ट आपके पास, दैट इज अपवर्ड जो फोर्स आपके पास लग रहा है। अब निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी की, रॉकेट की काइनेटिक एनर्जी क्या है।
जो उसने मोशन के द्वारा गेन करी है। तो मोशन के द्वारा गेन करी है मतलब कि इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल 0 हो जाएगी। रेस्ट पे तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, दिस विल बी हाफ mv स्क्वायर, हाफ 0.1 इंटू वी कितना है, दैट विल बी 20 जी हम एक्सेलरेशन को जी नहीं ले सकते। कहाँ बेटा, जी तो तब होएगा ना जब मतलब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी हो रहा है। ये किस लिए ऊपर जा रहा है? अगर मैं इसको छोटे से रॉकेट को छोड़, दिवाली वाला रॉकेट है, अगर मैं उसको एक बॉटल में डाल के रख दूं, क्या अपने आप ऊपर जाएगा? नहीं। अगर मैं उसको, जैसे हम पतंग को ऊपर उड़ाते हैं, मैं उसको ऊपर उड़ाऊं, क्या वो ऊपर जाएगा? नहीं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वो नीचे आ रहा है। समझ में आ रही है बात? पर जब वो ऊपर जा रहा है तो वो क्यों जा रहा है? कि जो उसके अंदर स्टीम प्रोड्यूस हो रही है, जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसके कारण जा रहा है ना। तो यहाँ तो जी नहीं ले सकते ना आपके पास। समझ में आ रही है बात? जी इज टेकन व्हेन द मोशन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली। समझ में आ रही है बात? जैसे आप एक बॉल को फेंको तो वो आपका जो है वो जी के साथ में जा रहा है आपके पास, राइट? तब जी लेंगे आप। याद रहेगी ना बात? इसका मोशन किसके कारण हो रहा है? इसका मोशन इग्निशन के कारण हो रहा है। तो ये आ गया, एनर्जी कितनी आ गई? 20 जूल। अब एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास, एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास, मास किसका? फ्यूल का। हाँ, मास ऑफ फ्यूल, that will be total energy divided by mass of, समझ में आ गई बात? मतलब 20 जूल डिवाइडेड बाय मास ऑफ फ्यूल 0.02 kg। ऊपर 2 आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 1000 जूल पर kg। आप समझ में आ गई बात? चलिए आगे तो बहुत अच्छी बात है, इसी बात पे करते हैं। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? एक जो स्ट्रेट लाइन मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जब आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो, इट इज लीनियर मोमेंटम डिनोटेड बाय स्मॉल p। सो p इज m इंटू v। m मास ऑब्जेक्ट का, v वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की आपके पास। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ mv स्क्वायर आपके पास में। ठीक है, तो एक काम करते हैं, लीनियर मोमेंटम इज mv ना आपके पास में, इधर v स्क्वायर है तो m को भी स्क्वायर करते हैं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस एक्सप्रेशन बाय m, ताकि आपके पास मोमेंटम का टर्म आ जाए ना। तो ये क्या आ जाएगा? m स्क्वायर v स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या? p स्क्वायर अपॉन 2m, दैट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। तो आपके पास 2m को इस तरफ ले आओ, दैट विल बी 2mk इक्वल्स टू p स्क्वायर। मतलब p इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2mk। और k क्या है आपका? काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज द रिलेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक energy, right? That is, if p is constant, if p is constant, अगर आपका p constant है यहाँ पे, that means what? Kinetic energy will be inversely proportional to mass। p constant है, 2 constant है, नीचे चला गया,
K equals ऑपोनेंट दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M आपके पास में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या बन जाएगा? मास। जैसे जैसे मास घटेगा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। ऐसे ही अगर आपके पास में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, दैट इज, इस एक्सप्रेशन से देखो, इफ काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट क्या हो जाएगा? P square will be directly proportional to M, 2 कांस्टेंट, K कांस्टेंट, मतलब आप लिख सकते हो P is directly proportional to अंडर रूट ऑफ M, है कि नहीं? तो ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करें, अंडर रूट है, उल्टा कर्व हो जाएगा। दिस इज फॉर काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। 2 मिनट दो। P स्क्वायर याद रखना, स्क्वायर के साथ बनाना। ऐसी तीसरी चीज क्या बची? M बची। इफ M इज कांस्टेंट देन क्या हो जाएगा? P square is directly proportional to kinetic energy, that is P is proportional to under root of kinetic energy। कैसा बन जाएगा ग्राफ? P square, अगर P square यहाँ बनाती तो ये सेम कर्व बन जाता होगा, तो कंफ्यूज हो जाती, इसलिए मैंने उल्टा। M is कांस्टेंट। समझ में आई बात? चलो देखें, एक सवाल करते हैं। कहता है न्यूक्लियस, आराम से, a nucleus of radium mass is 2 to 6 decays to rhodium Rn 222 or 86 by the emission of alpha particle। अल्फा मतलब कौन सा पार्टिकल? कौन सा होता है? हीलियम पार्टिकल ऑफ एनर्जी 4.8 MeV if mass of Rn is 222 AMU and मास ऑफ अल्फा दे दिया है मैंने आपको वैसे भी 4.003 AMU, देन बुक का ही है, कैलकुलेट recoil energy of daughter nuclei इसकी आपको रिकॉइल एनर्जी निकाल बताइए। कॉपी छोड़ के जाओ, मैं आपको मैसेज कर दूँ। देखो न्यूक्लियर डीके की बात हो रही है, टू टू एट था एट रेस्ट शुरुआत में, फिर आपके पास में बाय बाय ARN का हुआ
इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं पता हमारी कितनी है। अल्फा पार्टिकल के साथ जिसकी काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, हाँ 4.8 MeV, राइट। अब अभी अभी हमने रिलेशन निकाला। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, अंडर रूट, मतलब लीनियर मोमेंटम इज √2mk, so I can write this as p²/2m। ओके, अब कोलिजन हो रहा है, मोमेंटम कंजर्व हो गया आपके पास। 9th में क्या था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो एज मोमेंटम इज कंजर्व, नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना, सो मोमेंटम इज कंजर्व। याद रख, नो एक्सटर्नल फोर्स, मोमेंटम इज कंजर्व, मतलब नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, जितना है उतना ही उतना आपके पास में। इसका मतलब क्या हो गया, मोमेंटम कंजर्व्ड, दैट इज p इज कांस्टेंट। अगर p कांस्टेंट है तो 2 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, मतलब n के भी क्या होगा, राइट, n के भी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इनिशियली आपके पास में मोमेंटम है जिस Rn का, वो कांस्टेंट है, और उतना ही मोमेंटम इसका है हमारे पास में। राइट, हमें क्या निकालना है, Rn रंडियम का हमें क्या निकालना है, रिकॉइल एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई Rn, that is this will be m alpha k alpha upon m Rn। अल्फा का मास कितना है, 4.003, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 4.8 MeV, एंड Rn का कितना है, ट्रिपल। मास कहाँ से निकाल रहा था? बेटे क्वेश्चन में दिया ना, मास ऑफ हीलियम, बस सिंप्लीफाई कर दो, यू विल गेट द वैल्यूज। समझ में आई बात।